उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो 7 बार विधायक रहे हैं, 5 बार कैबिनेट मंत्री और उसके साथ नेता प्रतिपक्ष भी कई बार। लेकिन अभी किस दल में है, इसका हल निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वागत है आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मैं क्या कहूँ, किस दल में हैं अभी और ऐसा क्यों होता है कि कई दल घूमने के बाद भी हल नहीं निकलता है? समस्या है क्या? पहली बात तो दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का मैंने ऐलान किया। रही बात पार्टी और दल का मुख्य आधार विचारधारा होती है। हम कभी भी कहीं भी रहे हों, लेकिन इस देश के जो सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने इस देश के बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, पेरियार लल्लई सिंह यादव, शहीद जगदेव बाबू, रणशु वर्मा जी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा ही हमारी विचारधारा है। हम इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब कभी भी किसी पार्टी से मेरी कोई टकराहट हुई है तो वैचारिक टकराहट हुई है। हमारी व्यक्तिगत न किसी से कोई लड़ाई हुई, न व्यक्तिगत मेरा कोई प्रतिद्वंदी है और न मैं किसी को प्रतिद्वंदी मानता हूँ। सत्ता में तो आप रहते हैं, आपको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसा कैसे होता है कि विचारधारा बदल जाती नहीं है लेकिन दल बदल जाते हैं? तो फिर बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक हुई, क्योंकि आप तो सब में रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी में मानवर कांशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं 22 साल तक निस्वार्थ भाव से उस पार्टी को रात दिन एक कर कार्यकर्ता के रूप में मेहनत किया। विभिन्न पदों पर भी रहने का मौका मिला, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, राष्ट्रीय महासचिव भी रहा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 4-5 बार मंत्री भी रहा। एक बार भाजपा से भी मंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन कुल मिलाकर के जब सुश्री बहन मायावती जी ने मानवर कांशीराम जी के दिए गए नारे को बदलकर दूसरा नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी इतनी भागीदारी, तो स्वाभाविक रूप से वहीं पर मिशन पार्टी से उतरी। महापुरुषों की विचारधारा रास्ते से हटी। कई बार माननीय बहन जी से बात करके मामले को पार्टी बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन जब नहीं मानी तो मुझको अलग होना पड़ा। तो दो दुश्मनों की पार्टी, यानी कि एक अगर बीजेपी है तो दूसरी ओर विपक्ष में समाजवादी पार्टी, जिनका एक साथ एक मंच पर आना लगभग असंभव होता है। आप बदल लेते हैं तो विचारधारा सामान्य और सेम कैसे रही? आपको ये भी मालूम होना चाहिए, पार्टियां कभी कभी कहती कुछ और हैं, करती कुछ और। मैं उस पर भी आ रहा हूं। आप जो कहते हैं वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में छोड़ चुका था और उस समय मोदी जी का एक नारा बहुत प्रचलित था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस विश्वास के साथ में गया कि नारा ज़मीनी हकीकत पर भी वही होगा जो कहा जाता है। लेकिन जब मंत्री के रूप में मैं वहाँ काम करता रहा, देखा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोंटा जा रहा है, जबकि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप वो प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है। और खुल्लम खुल्ला 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उनको नियुक्ति पत्र न दे करके सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने उस गलती को इंगित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा कि इनके साथ अन्याय हुआ, भर्ती की जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने अलग से कमेटी बनाई, उसमें भी वो गलती सही पाई गई। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया कि ये चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, आज तक नहीं दिया गया। और साथ ही साथ उसी दरमियान जिस समय हम उसकी लड़ाई सरकार से कह के लड़ रहे थे, उसी समय एक प्रस्ताव कैबिनेट में आया बिना विज्ञापन निकाले कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद पर सामान्य वर्ग लोगों को भर्ती कर दिया जाए,
जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध किया। मुख्यमंत्री जी हमारे विरोध से सहमत भी हुए, लेकिन उस प्रस्ताव को रोके नहीं, पास कर दिया। नतीजा हुआ कि मैंने वहाँ भी सबक सिखाने के लिए ठान लिया कि जिस वर्ग की लड़ाई शुरुआती दौर से मैं लड़ता आ रहा हूँ, उनके साथ मेरे सामने अन्याय हो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं मंत्री पद छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण पर जो उसका कत्लेआम किया जा रहा था, संविधान की भावनाओं को काटा पीटा जा रहा था, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद की। आवाज़ आप तभी उठाते हैं जब चुनाव होता है, बाकी 5 साल तो सत्ता में रहते हैं, तब शांति से रहते हैं, तब विरोध अंदर ही अंदर होता है। हल्ला और बम एकदम से चुनाव के आसपास ही क्यों फूटता है? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, वैचारिक टकराहट कभी भी हो सकती है, ये आवश्यक नहीं है। आपकी टाइमिंग चुनाव वाली क्यों होती है? नहीं, ये विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, स्वाभाविक रूप से जब कोई प्रकरण सामने आएगा, एक्शन रिएक्शन तभी होगा। बिना कारण उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। जब कारण पैदा होता है तभी हम उस पर बात कर सकते हैं। तो जब परिस्थितियां पैदा हुई तब मैंने कहा। अभी आप जिस ओर इंगित करना चाहती हैं, आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन से ही मैंने समाजवादी पार्टी के जनाधार बढ़ाने का ठान लिया, और आते ही बसपा सपा का जनाधार आसमान पर चढ़ा भी। उसका परिणाम है कि 2022 के पहले समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे, और 2022 के चुनाव के बाद उनके पास 111 विधायक हुए। इसके बाद लगातार इस जनाधार को बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रही, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव हमारे नज़र में था। मैं जब जब जनाधार बढ़ाने के लिए कोई बयान देता था तो कुछ समाजवादी पार्टी के नेता उस पर समय समय पर टिप्पणी करते थे, यहाँ तक कि ये कहते थे कि मौर्य जी का निजी बयान है। और मुझे ताज्जुब होता था कि एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जो मेरे बयान को निजी बता रहा है, यानी उसका पार्टी बयान पार्टी का हो गया और मेरा बयान निजी हो गया, तो स्वाभाविक रूप से पदों में भेदभाव क्यों? इस पर जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया तो इसका समुचित उत्तर देने के बजाय 2 महीना बाद देख लेंगे कहा। मैंने पत्र भी भेजा। पत्र भेजने पर भी जब 1 हफ्ते तक उनका जवाब नहीं आया तो मैंने अपना फैसला सुना दिया। राम मंदिर पर आपने सवाल उठाए, आपने समाजवादी पार्टी तक को असहज कर दिया। क्या इस असहजता के पीछे कोई कारण था? कोई असहज होता है या कोई सहज होता है, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। हम समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवाद क्या कहता है हम उस बात को करते हैं। हमने भगवान राम पर कभी उंगली नहीं उठाई। भगवान राम सबके सम्मानित हैं, करोड़ों के भगवान हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सबको जीवन दाता है, ये माना जाता है। और जो सबको जीवन देता है उसको हम जीवन देने वाले कैसे हैं? उसको माननीय प्रधानमंत्री जीवन कैसे दे सकते हैं? कोई मुख्यमंत्री जीवन कैसे दे सकता है? जो सबका जीवन दाता है, इसका मतलब है ये प्राण प्रतिष्ठा करके साबित करना चाहते हैं कि हम भगवान राम से नहीं हैं, भगवान राम हमसे हैं, क्योंकि हम इनके अंदर प्राण डाल रहे हैं और इनको हम जिंदा कर रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा करना भगवान राम के मर्यादा के विपरीत है। हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस भगवान राम का हम अपमान कर रहे हैं, जिसे करोड़ों करोड़ लोग अपना आराध्य मानते हैं, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और उसमें सही बात यह है कि आम जनता कोई नहीं, एक पार्टी विशेष के लोग, उसके आयोजक, उसी पार्टी विशेष के लोग कार्यकर्ता, कार्यकर्ता धरता, उसी पार्टी विशेष के लोग उसके मुख्य अतिथि। तो दिक्कत किससे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा करने से, राम मंदिर बनने से, या पूरे आयोजन से? हमें किसी से, क्योंकि भगवान राम जो स्वयं में भगवान है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या? वो कोई नए भगवान नहीं, हजारों साल से पूजा हो रही। वो कोई नया मंदिर भी नहीं, वही रामलला मंदिर जो अभी तक 3 शेड में थे, उन्हीं को वहाँ पर शिफ्ट किया गया। और हजारों साल से जिसकी पूजा की जा रही, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य कहाँ उठता है? एक चीज, मूर्ति अलग थी, विग्रह 2 थे। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक विग्रह जो नया 5 फीट 51 इंच का है, और जो दूसरा जो उत्सव मूर्ति जो मंदिर से, यानी कि जो टेंट में विग्रह था, वो लाकर रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा 51 इंच की मूर्ति की हुई है। प्राण प्रतिष्ठा ही गलत है। किसी भगवान देवी देवता जो स्वयं में आराध्य है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा इंसान कैसे कर सकता है?
गणेश पूजन या लक्ष्मी पूजन या पूजा अलग चीज है। दीपावली पर आप गणेश लक्ष्मी पूजन पूजा करते अलग हैं? चीज है, गणेश लेकिन लक्ष्मी प्राण पूजन प्रतिष्ठा अलग करते चीज हैं? है। गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं हम करें दीपावली पर? पूजा अलग चीज है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज है। क्या आप दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमारा व्यक्तिगत मामला है। उसमें पूजन में जो प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, उसमें उस समय जो प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होती है पूजन के पहले, उसके बाद पूजन होता है। ये अक्षत रख के जो पूजन ये होता ना है सारा। वैज्ञानिक है ना व्यवहारिक है। जो भगवान है वो खुद सबको जीवन देता है, उसमें जीवन देने की हमारी आवश्यकता नहीं। आपको लगता है राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसका उपयोग बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? स्वाभाविक रूप से आज देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, किसानों पर बर्बर लाठियां भाजी जा रही है, लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए, अलबत्ते एमएसपी के नाम पर उन पर लाठियां बरसवा रहे हैं, उनके रास्ते में कील कांटे गड़वा रहे हैं, ड्रोन से उन पर हमला करवा रहे हैं, आंसू गैस छोड़वा रहे हैं, रबर बुलेट चलवा रहे हैं। व्यापारियों पर कभी ईडी का दुरुपयोग नहीं होता था। पहले व्यापारियों का धनाशोषण जीएसटी के माध्यम से किया और अब ईडी को सौंप कर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इसके साथ ही साथ ये पहली असफल सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति विभाग को बेच रही है, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती हैं, उसका कत्लेआम हो रहा है। आप भी जानती हैं देश के 22 तक तब जब सरकार में थे तब तक ठीक था, तो बीजेपी कहती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आपके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ जो वर्तमान परिवेश में हो रहा है कि आज देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन पूंजीपतियों को दे दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी दे दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था दे दी गई। ये सारे सरकारी विभाग लाभ में चल रहे थे। तो जिन विभागों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता या नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती, उनको हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अब जब उद्योगपतियों के हवाले हो गए तो उनको नौजवानों को न सरकारी नौकरी मिलेगी न संविधान प्रदत्त आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, यानी ये विभाग नहीं बेच रहे हैं, ये देश बेच रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि ईडी CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग जिस बेतहाशा बड़े पैमाने पर विरोधी पार्टी के नेताओं की जुबान को ताला लगाने के लिए किया जा रहा है, वो छिपा नहीं है। आज कोई ऐसा नहीं बचा विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता जिसके खिलाफ ईडी CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग न हुआ हो। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र को भी कुचला जा रहा है, सरकार हिटलरशाही के रास्ते पर जा रही है। कई बात ये उठती है कि आप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। समाजवादी पार्टी में आप बी टीम है क्या बीजेपी की? अब जो बीजेपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं वो हमारे विषय में इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और भी कई कानून आ रहे हैं नए, इनको कैसे देखते हैं आप? जेंडर के आधार पर है कि धर्म के आधार? भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो समाज को कैसे दो फाट में बांटा जाए, हिंदू मुसलमान को अलग अलग कैसे किया जाए। इसलिए कभी धर्म का सहारा लेगी, कभी किसी भगवान के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काएगी, कभी हिंदुत्व कार्ड खेलेगी, कभी हिंदू राष्ट्र की मांग करेगी। मोदी सरकार इसलिए तो बड़े-बड़े कि दावे मुख्य करके काम करने के। मुख्य मुद्दों पर सही मायने में चर्चा न हो, इसलिए विषयांतर करने के लिए ऐसे मुद्दे लाती है जो लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करती है, और भावनाओं को भड़का करके बीजेपी अपने वोट की राजनीति करती है। जब वोट की राजनीति की बात आती है तो अभी अगर 80 सीटें हैं यूपी की, तो 63 और 17 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ चुकी हैं। आप किसके साथ हैं? कुल मिलाकर के इसमें इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, ये देश की आवश्यकता है। देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। कांग्रेस से टिकट मिल रही है कि समाजवादी पार्टी से? सिंबल तो चाहिए होगा ना आपको लड़ने के लिए। हमें टिकट बहुत मायने नहीं रखता है। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटे उद्देश्य से गौड़ हो जाते हैं। इसलिए इसमें माने टिकट नहीं रखता, माने रखता है कि इंडिया अलायंस मजबूत कैसे हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बेटी बीजेपी से सांसद हैं, क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए कैंपेन करने जाएंगे, प्रचार करने स्वाभाविक जाएंगे? रूप से अगर वो बीजेपी से लड़ेंगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कभी नहीं जाएंगे। उनके प्रचार में जाने कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि बीजेपी है और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी आज से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। तो मैं जब इंडिया अलायंस को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा हूँ
तो प्रचार करने जाऊंगा भी तो इंडिया अलायंस की तरफ से जाऊंगा, न कि किसी और की तरफ से। बेटी के खिलाफ प्रचार करेंगे? बात होती है बेटी से? नहीं, अब बाप बेटी का रिश्ता तो ख़त्म नहीं होता, वो रिश्ता तो रहेगा। लेकिन हमने कहा जब विचारधारा पर मैं क्यों पार्टी छोड़ सकता हूँ, तो विचारधारा पर बेटा बेटी क्या चीज़ छोड़ देंगे? स्वाभाविक रूप से अगर ऐसी नौबत आएगी तो भी किया जाए। उनसे कहा नहीं आपने कि पार्टी बदल? हमारे सामने इसमें देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, संघमित्रा से कहा आपने पार्टी महिलाएं, बदलने? मजदूर, किसान हैं। इसलिए जब हमारे पास करोड़ों की फौज है तो एक बेटी और एक बेटा का मतलब क्या होता है? देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम ना। वो कुछ भी हो, अब ये तो बच्चों को भी फैसला करना चाहिए कि अगर उनके पिता कोई निर्णय ले रहे हैं तो पिताजी के निर्णय के साथ रहना चाहिए। बच्चे नहीं कहते पिताजी ये फैसला ना लो? वो कभी नहीं कह सकते। डराते हैं आप उनको? नहीं, डराते भी नहीं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसलिए हम डरा कर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। ये काम मुबारक हो बीजेपी को, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके वो राजनीति करती है। हम उसमें विश्वास नहीं करते। मोदी जी से क्या दिक्कत है? उनके काम को कैसे आंकते हैं 10 साल में? मैंने तो गिना दिया। बेरोजगारी है, किसान की समस्या है, महंगाई है, व्यापारियों का शोषण है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और साथ ही साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है। 2022 तक आप बीजेपी आरक्षण खत्म किया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है, ये देश के हित में नहीं। जहाँ भी इंडिया अलायंस मेरी आवश्यकता होगी, मैं भरपूर समय देने की कोशिश करूँगा। तो समाजवादी पार्टी को तो छोड़ दिया आपने, फिर कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, अगर इंडिया अलायंस में वो हैं तो उनका भी स्वागत है। हमारी देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती। हमने पहले भी कहा, व्यक्तिगत अखिलेश जी का मैं आज भी सम्मान करता हूँ, पहले भी करता था, आगे भी करता रहूँगा। और हमारे उनके बीच में कभी कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, राजनीति यही दिलचस्प होती है कि कब कहाँ कैसे बदल जाए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।